लोग आपको टहलते हुए और आराम करते हुए सामान चोरी करते हुए दिखा रहे हैं, ये कोई चोर लुटेरे नहीं है, बल्कि ये बांग्लादेश के आम लोग हैं। लेकिन जिस घर से ये सामान चुरा रहे हैं वो बिल्कुल भी आम घर नहीं है, बल्कि 5 अगस्त से पहले ये बांग्लादेश का सबसे हाई सिक्योरिटी वाली घर था। और वैसे सिक्योरिटी तो यहाँ अभी भी कम नहीं है, क्योंकि इस घर के बाहर आर्मी खड़ी है, वो भी टैंक लेकर। लेकिन बावजूद इसके लोग आराम से लूटपाट मचा रहे हैं। ये घर है बांग्लादेश की एक्स पीएम शेख हसीना का। लेकिन अब वो इस घर तो छोड़ो, इस देश में भी नहीं, और इसलिए यहाँ ये सब कुछ हो रहा है। कुल जमा बात यह है कि इस वक्त बांग्लादेश में कुछ वैसे ही हालात हैं जैसे कि आजादी की लड़ाई के वक्त थे। अब जिनको पता है वो सोच रहे हैं कि ये सब कुछ सिर्फ आरक्षण की वजह से हो रहा है, पर सवाल ये है कि क्या सिर्फ आरक्षण की आग में पूरा देश जल सकता है? आखिर ऐसा क्या हो गया कि देश की पीएम को ही देश छोड़कर जाना पड़ गया, और इतने बुरे हालात आखिर हो कैसे गए? और सबसे जरूरी, इंडिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? चलिए सब कुछ समझाते हैं और शुरू से शुरू करते हैं। Bangladesh at this hour, reports are now suggesting that the Prime Minister Sheikh Hasina has in fact resigned. Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina has landed at the Hindon Air Force Base in Uttar Pradesh's Ghaziabad near the national capital Delhi. सबसे पहले अभी के हालात की बात करते हैं। बांग्लादेश में पिछले 3 हफ्ते ऐसे गुजरे हैं जैसे वहां पर 1971 के बाद एक बार फिर से आजादी की जंग छिड़ गई हो। स्टूडेंट से लेकर विपक्षी नेता तक हर कोई सरकार के खिलाफ सड़कों पे आ गए थे। ये सब शुरू होता है रिजर्वेशन के खिलाफ, लेकिन फिर देखते देखते ये आंदोलन सरकार के खिलाफ हो गया और अब बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना और उनकी बहन शेख रेहाना आर्मी हेलीकॉप्टर से अपना चलता हुआ देश छोड़कर भारत पहुंच चुकी हैं, और यहां से उनका प्लान दिल्ली होते हुए लंदन रवाना होने का था। लेकिन यूके ने उन्हें पॉलिटिकल असाइलम देने से ही मना कर दिया। इधर स्टूडेंट्स और जनता सड़क पर उतर आई है, वो इसे अपनी जीत के जश्न के तौर पर मना रहे हैं। ढाका के तमाम मेन रास्तों, शाहबाद, जकराबाड़ी, धान मंडी और ग्रीन रोड, हर तरफ जश्न सुनाई दे रहा है। लोगों के हाथों में बांग्लादेश का राष्ट्रीय झंडा है। जगह जगह दीवारों और सड़कों पर ग्राफिटी बनाई जा रही है। स्टूडेंट्स के हाथ में पोस्टर और बैनर हैं। सड़कों पर लोग शेम ऑन शेख हसीना, शहीद का खून जाया नहीं जाएगा जैसे नारा लगा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ऑटोक्रेट हसीना हैज गॉन। लोगों के लिए ये दूसरी आजादी का लम्हा है। हसीना की तानाशाही का खात्मा हुआ। ढाका से आने वाली तस्वीरों ने बांग्लादेश के लोगों को झकझोर कर रख दिया था, और आज वो दिन है साहब जब लोगों को लग रहा है कि उन्होंने फिर से खुद को आजाद कर लिया है। ये सारा बखेड़ा खड़ा कैसे हुआ? अब अभी के हालात तो आप समझ गए, लेकिन जितनी बड़ी ये आग है उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि ये 3 हफ्तों में लगी है। इसलिए पहले आपको वो मुद्दा समझाता हूँ जहाँ से ये सब शुरू हुआ। बांग्लादेश के इन हालातों का सेंटर है वहां का रिजर्वेशन सिस्टम। जी हाँ, दरअसल बांग्लादेश में गवर्नमेंट जॉब्स में 56% सीटें रिजर्व हैं, अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए, जिसमें सबसे ज्यादा 30% सीटें 1971 की जंग में शामिल लोगों के घर वालों के लिए रिजर्व हैं। असल में 16 दिसंबर 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। उसको ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। वहां पर सरकार वेस्ट पाकिस्तान से चलती थी, यानी जो आज का पाकिस्तान है वहां से। इसके बाद 1950 के दशक में ईस्ट पाकिस्तान में भाषा आंदोलन शुरू हुआ। असल में पाकिस्तान सरकार उर्दू थोपना चाहती थी और यहाँ पर बांग्ला बोली जाती थी। इससे यहाँ के लोग नाराज थे और इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया। अब सरकार ने विरोधियों को ताकत के दम पर कुचलने की कोशिश की, मगर प्रोटेस्ट बढ़ता चला गया। इन विरोध प्रोटेस्टों को आवामी लीग लीड कर रही थी। फिर 1970 का साल आता है, पूरे पाकिस्तान में चुनाव हुआ। इसमें आवामी लीग को जीत मिली, मगर उनको सरकार की कमान नहीं दी गई, जिसके चलते ईस्टर्न पाकिस्तान में हिंसा भड़की। इसके बाद पाकिस्तानी फौज ने ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया, जिसमें पूरे ईस्टर्न पाकिस्तान में नरसंहार किया गया। वहीं आवामी लोग के नेता शेख मुजीबुर रहमान को भी अरेस्ट कर लिया गया। ये शेख मुजीबुर रहमान कोई और नहीं बल्कि शेख हसीना के पिता ही थे। खैर, जब शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट किया गया तो इसके बाद उनके साथियों ने मोर्चा संभाला। गुरिल्ला फौज मुक्ति वाहिनी की लीडरशिप में ये लड़ाई आगे चली। अब इधर भारत ने भी उनकी मदद की, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया। जब दिसंबर 1971 में पाकिस्तान में भारत पर हमला किया, तब सेना भी भेजी गई और आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी फौज ने ढाका में सरेंडर कर दिया।
अब इस तरह ईस्टर्न पाकिस्तान को आजादी तो मिली और इस नए मुल्क को बांग्लादेश के नाम से जाना गया। आजादी की इस लड़ाई में 2 धड़े थे। पहला धड़ा उन लोगों का था जिन्होंने मुक्ति वाहिनी के लिए काम किया। जंग के बाद उनको नायकों सा दर्जा मिला, उनके परिवार वालों को सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन मिला और हालिया प्रोटेस्ट की जड़ में यही रिजर्वेशन है। अब दूसरे धड़े में वो लोग थे जिन्होंने मुक्ति वाहिनी के बजाय पाक फौज का साथ दिया। यूं तो वे भी ईस्टर्न पाकिस्तान के ही रहने वाले लोग थे, मगर आजादी के खिलाफ थे। उनको रजाकार कहा जाता है। इसका मतलब होता है वॉलेंटियर, लेकिन बांग्लादेश में आप ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि रजाकार माने देशद्रोही, क्योंकि अभी वाले प्रोटेस्ट में ये भी एक मुद्दा है। अब आपको बांग्लादेश का वो रिजर्वेशन सिस्टम भी समझा देता हूं जिसके चलते ये पूरा बवाल मचा है। इस सिस्टम में वॉर वेटरन्स के बाद महिलाओं और अंडर डेवलप इलाकों से आने वाले लोगों का नंबर आता है। दोनों के लिए 10-10% सीटें रिजर्व्ड हैं। तीसरे नंबर पर मूल निवासी आते हैं, उनके लिए 5% सीटें रिजर्व हैं। 1% सीटें विकलांग लोगों के लिए भी रिजर्व हैं। इस तरह टोटल आंकड़ा हुआ 56%, यानी सरकारी नौकरियों की 100 में से 56 सीटें पहले से ही रिजर्व्ड हैं। जनरल कैंडिडेट सिर्फ 44% सीटों पर कॉम्पीट कर सकते हैं। अब बांग्लादेश में सरकारी नौकरी की चाह बढ़ रही है। क्यों? वजह वही है जो इंडिया में है और जिसलिए आपके और हमारे घर वाले कहते हैं कि बेटे सरकारी नौकरी की तैयारी करो। जी हाँ, वो भी सरकारी जॉब्स प्राइवेट जॉब्स के मुकाबले में ज्यादा स्टेबल और ज्यादा बलुए वाली होती हैं। ऊपर से जैसे जैसे बेरोजगारी का ग्राफ ऊपर जा रहा है, नौजवानों के लिए सरकारी नौकरी ही आखिरी ऑप्शन बनकर उभरा है। लेकिन कोटे की वजह से इसमें कंपटीशन बहुत है और यही कोटा सिस्टम के विरोध की एक बड़ी वजह भी है। इसके खिलाफ पहला बड़ा प्रोटेस्ट 2018 में हुआ था। तब राजशाही यूनिवर्सिटी से आंदोलन शुरू हुआ। धीरे धीरे यह राजधानी ढाका और दूसरे बड़े शहरों में फैल गया। प्रोटेस्ट करने वाले बच्चों ने पूरे मुल्क को जमा कर दिया। प्रोटेस्ट करने वाले इन बच्चों की मांग थी कि इस रिजर्वेशन को कम किया जाए। सबसे ज्यादा विरोध सेना के परिवार वालों को मिलने वाले रिजर्वेशन का था। अब तक ढाका के अलग अलग यूनिवर्सिटी के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे। इनमें विपक्षी पार्टी के स्टूडेंट्स विंग और गैर राजनीतिक बच्चों के ग्रुप भी शामिल थे। लेकिन फिर 1 जुलाई को सभी बच्चों ने एक बैनर तले प्रोटेस्ट करने का फैसला किया और उस दिन स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नाम का नया संगठन वजूद में आता है। इसके बाद जुलाई में पूरे बांग्लादेश में प्रोटेस्ट तेज हुए और 15 जुलाई को सबसे पहले हिंसा की खबर आती है। बांग्लादेश की डेली स्टार अखबार के मुताबिक इस दिन स्टूडेंट लीग के लोगों ने प्रोटेस्ट कर रहे बच्चों पर हमला किया। अब ये छात्र लीग क्या है? ये शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग का स्टूडेंट्स विंग है। अखबार के मुताबिक 15 जुलाई को स्टूडेंट लीग के लोग ढाका मेडिकल कॉलेज के कैंपस में घुसे। यहाँ मारपीट हुई। इसके अलावा उन्होंने कैंपस में मौजूद अस्पताल में एडमिट घायल बच्चों पर भी हमला किया। 16 जुलाई तक ये प्रोटेस्ट ढाका के बाहर पहुंच चुका था। ढाका, चटगांव और रंगपुर में आवामी लीग के कार्यकर्ता छात्र लीग की प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स के साथ से मुठभेड़ हुई, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई। इसके बाद इन बच्चों को श्रद्धांजलि देने के लिए 17 जुलाई को ढाका की अलग अलग यूनिवर्सिटी में बच्चे इकट्ठा हुए, लेकिन पुलिस ने इन लोगों पर भी हमला कर दिया। इससे आंदोलन और भड़क गया और इन लोगों ने 18 जुलाई को देश भर में तालाबंदी का ऐलान कर दिया। इसके बाद सरकार वर्सेस प्रोटेस्ट हो गया और 22 जुलाई तक मरने वालों की संख्या 146 हो गई थी। इसके बाद जब सरकार पर दबाव बढ़ा, उन्होंने पूरा कोटा सिस्टम रद्द कर दिया, पर सरकार के फैसले के खिलाफ लोग अदालत चले गए। फिर 5 जून 2024 की तारीख आई। कोर्ट ने 2018 के फैसले को अवैध करार दिया और पहले वाले कोटा सिस्टम को फिर लागू करने के लिए कहा। अब जिसके खिलाफ स्टूडेंट्स ने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया, तो जाहिर सी बात है कि वो इस फैसले से खुश नहीं थे और बहुत सारे बच्चों ने इसका विरोध भी किया। कई हफ्तों तक ये प्रोटेस्ट शांति से चला और मामला सिर्फ नारेबाजी और रैलियों तक ही सीमित था। मगर 15 जुलाई को हिंसा भड़क गई। इसकी शुरुआत ढाका यूनिवर्सिटी यानी डीयू से हुई थी। यूनिवर्सिटी के बाद कई और कॉलेजेस इस आग की जद में आए। फिर तो चेन शुरू हो गई साहब। इस समय पूरा बांग्लादेश अस्त व्यस्त है और उसकी लीडर देश छोड़ चुकी है। 2009 में दूसरी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना लगातार 15 सालों से बांग्लादेशी बागडोर संभाले हुए थी। अपने इकोनॉमिक सुधार वाले फैसलों के लिए दुनिया भर में, खास तौर पर साउथ एशिया में खासी चर्चा बटोरी है। कुछ हफ्ते पहले किसी ने सोचा तक नहीं था कि उनके टेन्योर का एंड इस तरह से होगा। बांग्लादेश से भागे क्यों? अब अगर मैं आपसे कहूं कि शेख हसीना के बांग्लादेश से भागने की वजह कुछ और नहीं बल्कि उनकी जान को खतरा है। जी हाँ, दरअसल एक बार वो अपने पूरे परिवार को खो चुकी हैं। परिवार का कत्ल शेख हसीना बांग्लादेश के राष्ट्रपति कहे जाने वाले बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। 15 अगस्त 1975 की बात है।
बांग्लादेश को आजाद हुए 4 साल हुए थे। शेख मुजीबुर रहमान देश के राष्ट्रपति थे। सेना के 2 अधिकारी कैप्टन बजलुल हुडा और मेजर नूर ने शेख मुजीबुर रहमान और उनकी पत्नी और 3 बेटों की कर दी। शेख हसीना और उनकी बहन इस हमले से इसलिए बच गए थे क्योंकि उस वक्त वो बांग्लादेश में नहीं थी। ऐसे में उन्हें डर है कि अगर वो बांग्लादेश में रुकती तो जो उनके बाकी परिवार के साथ हुआ है वो उनके साथ भी हो सकता है। अब आगे बांग्लादेश में क्या होगा? तो दोस्तों अब चर्चा इस बात की है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट होने वाला है। क्या सेना के हाथों में सत्ता आ जाएगी? अब जैसे बांग्लादेश में हाल है, इस पॉसिबिलिटी को नकारा नहीं जा सकता। अभी के लिए तो सेना इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की बात कर रही है, लेकिन बांग्लादेश का इतिहास बताता है कि यहाँ पर सेना भी सरकार में आ सकती है। बांग्लादेश में तख्ता पलट का इतिहास काफी पुराना है। 1971 में आजादी पाने के बाद बांग्लादेश में सिर्फ 5 सालों तक एक डेमोक्रेटिक सरकार चल पाई थी। उसके बाद 1975 में तख्ता पलट हुआ और सेना ने देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया। फिर 1990 तक बांग्लादेश की सेना ने ही वहां पर सरकार चलाई। 2009 में भी शेख हसीना के सत्ता में आने से पहले देश में एक मिलिट्री सपोर्ट वाली कार्यवाहक सरकार चल रही थी। ऐसे में बांग्लादेश की सेना और वहां की सरकार के बीच में काफी करीबी रिश्ते देखे जाते हैं। बांग्लादेश की सेना का वैसे तो मानना है कि सरकार को स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, लेकिन जब जब देश में अनस्टेबिलिटी का दौर आया, सेना ने एक्टिव तौर पर न सिर्फ सत्ता में अपनी भागीदारी दिखाई बल्कि कई मौकों पर सरकार बनाने का काम भी किया। एक बार फिर से देश में कुछ वैसे ही हालात हैं। शेख हसीना के इस्तीफे और उनके देश छोड़ जाने के बाद बांग्लादेश सेना प्रमुख ने ऐलान किया है कि देश में अंतरिम सरकार बनेगी। उन्होंने अपील की है कि जनता हिंसा ना करे और सेना पर भरोसा रखे। इमरजेंसी में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी जनरल वकार उस जमान ने कहा कि देश जिस नाजुक वक्त से गुजर रहा है, उन्होंने कमान अपने हाथ में ले ली है। हमारे कंट्रोल अब आर्मी के पास आ गया है। आर्मी जनरल ने कहा कि हमने सभी के साथ चर्चा की, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। देश में शांति और सिस्टम बनाए रखें, मुझ पर भरोसा करें। हम सब मिलकर काम करेंगे। हिंसा से कुछ हासिल नहीं होने वाला। हम मिलकर सभी मुद्दों को सुलझा सकते हैं। मैंने सेना और पुलिस को आदेश दिया है कि वो गोली ना चलाएं। हम आज रात तक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। मैं अब जिम्मेदारी ले रहा हूं। हम राष्ट्रपति के पास जाएंगे और देश का नेतृत्व करने के लिए एक अंतरिम सरकार बनाने के लिए कहेंगे। उन्होंने कहा कि स्थिति को जल्द से जल्द हालात को काबू में लाने के लिए सभी लोगों को सेना की मदद करनी पड़ेगी। इंडिया पर अब इसका क्या असर होगा? देखिए, अगर इंडिया की बात करें तो इस वक्त उसके पास 2 बड़ी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें उसे संभालना है। पहला है इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते और दूसरा है पलायन। जी हाँ, इस तमाम बवाल के बीच बांग्लादेश से हिंदुओं के पश्चिम बंगाल पलायन करने की खबरें भी आ रही हैं। बांग्लादेश से हिंदू पश्चिम बंगाल के बनगांव, बशीराहाट, कूच बिहार, कृष्णानगर, दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद और जंगीपुर पलायन कर सकते हैं। इसे देखते हुए बॉर्डर पर सिक्योरिटी भी अब काफी टाइट कर दी गई है और इसके अलावा बीएसएफ चीफ दलजीत सिंह चौधरी भी पश्चिम बंगाल जा सकते हैं। अब आते हैं दोनों के रिश्तों पर। देखिए, शेख हसीना और पीएम मोदी के बीच रिश्ते कितने अच्छे हैं, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब शेख हसीना को अपनी जान का खतरा अपने घर बांग्लादेश में लगा तो वो सीधा हेलीकॉप्टर में बैठकर इंडिया आ गई, जो कि दुनिया के लिहाज से बहुत अच्छी चीज है। लेकिन यहाँ दिक्कत एक ये है कि इस वक्त अगर इंडिया शेख हसीना के साथ खड़ा होता है तो वो एक तरीके से बांग्लादेश के खिलाफ खड़ा है और वहां पर जो नई सरकार बनेगी हम ऑटोमेटिकली उसके खिलाफ हो जाएंगे। ऐसे में हमारी जीडीपी पर इसका एक बड़ा असर देखने को मिल सकता है। और अगर हम शेख हसीना को ऐसे वक्त में छोड़ देते हैं तो फिर दुनिया के सामने इंडिया की एक नेगेटिव इमेज बनेगी। ये वक्त आने पर दोस्त को धोखा दे दिया। माने इस वक्त हम उस जगह पर खड़े हैं जहां हमारे आगे कुआं और पीछे खाई है और